नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज की बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। आज अचानक वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। विजय रूपाणी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगठन में उनका किसी से भी टकराव नहीं है। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी अब किस नए सीएम के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो विजय रूपाणी ने गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। अचानक से वो राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाने के लिए तैयार हैं। ये पार्टी की पुरानी परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं का दायित्व बदल दिया जाता है और उनकी भी जिम्मेदारी बदली है और जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा उसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया पीएम मोदी और अमित शाह को। जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका सहकार और सहयोग भी मुझे अमूल्य मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन भी मेरे लिए अटूट रहा है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय भाई, आपने ये बताया अपने 5 साल का कार्यकाल सब कुछ सही था, तो कहाँ चुप रही, क्यों इस्तीफा देने की जरूरत? नहीं, हमारे पार्टी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व मिलता है। हम पद नहीं बोलते हैं, जिम्मेवारी बोलते हैं। तो अब सवाल ये कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सीएम की रेस में जो नाम चर्चा में हैं, जो इस रेस में शामिल हैं, वो नाम भी हम आपको बता दें। इन नामों में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, हाल ही में जो मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार हुआ था उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, उनका नाम लिया जा रहा है। नितिन पटेल जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस रेस में शामिल हैं। तो 2 चेहरे आप इस वक्त देख रहे हैं, नितिन पटेल और मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। सीआर पटेल का नाम भी चर्चा में है और पुरुषोत्तम रूपाला। तो कुल मिलाकर ये 4 नाम हैं जिनकी काफी चर्चा की जा रही है, जो मुख्यमंत्री की रेस में अब शामिल हैं। और इस वक्त और जानकारी ले लेते हैं। जी कलक के एडिटर दीक्षित सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीक्षित सोनी, ये अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये बड़ा उलटफेर गुजरात की सियासत में, ये बड़ा बदलाव बीजेपी की तरफ से, इसको कैसे देखा और समझा जाए? देखिए मीमांसा, जहाँ तक इस इस्तीफे का सवाल है, जिस तरीके से विजय भाई रूपाणी ने आज अचानक ही इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अटकलें तेज हो गई है कि आखिरकार अब राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरीके से 2022 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, करीब 1.5 साल का समय बाकी है और ऐसे में विजय भाई रूपाणी ने 5 साल के अपने शासनकाल के बाद आज इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि
जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान उन्होंने जो काम किया था, उन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र खास रखा गया है और ख़ास तौर पर आने वाले समय में राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जिस तरीके से जिन नामों की आपने जिन अटकलों की बात की है उसमें सबसे आगे नाम भी चल रहा है नितिन पटेल का, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी है। जिस तरीके से पाटीदार समुदाय को कहीं ना कहीं सत्ता में एक भागीदारी देने की भी बात चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है गुजरात में वो है पाटीदार समाज। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पाटीदार समुदाय से हुआ करते थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद CR पाटिल जो नॉन गुजराती है उनको कहीं ना कहीं भाजपा की कमान सौंपी गई है। तो अब राज्य की कमान यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं पाटीदार समाज के किसी नेता को सौंपी जाए, इस तरह की अटकलें फिलहाल चल रही है। इसमें सबसे आगे इस रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है नितिन पटेल का, उसके बाद नाम चल रहा है मनसुख भाई मांडविया का। मनसुख भाई मांडविया पूरे देश के हेल्थ मिनिस्टर है और अब राज्य की कमान भी उनको सौंपी जा सकती है। फिलहाल की अगर गतिविधियों की बात करें तो गुजरात का जो हेडक्वार्टर है कमलम, यानी कि बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है कमलम में फिलहाल विधायकों की बैठक चल रही है और सारे विधायकों को ताकीद कर दी गई है कि आज शाम तक वो अहमदाबाद गांधीनगर पहुंच जाए और उसके बाद कल विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पुरुषोत्तम रुपाला का अभी नाम कहीं ना कहीं इस रेस में आगे हैं, जो भी पाटीदार समाज को बिलोंग करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2022 से पहले वो कौन सा चेहरा होता है जिसको राज्य की कमान सौंपी जाती है और साथ साथ 2022 का चुनाव भी उस चेहरे के साथ लड़ा जाएगा। वैसे देखा जाए तो गुजरात में हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ा जाता है, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी मीमांसा जी, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी, जो बात यहाँ दीक्षित सोनी कह रहे हैं कि जो पाटीदार समुदाय है बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है गुजरात की सियासत में, जो कि बहुत ही प्रभावशाली समुदाय है और पाटीदारों की जो नाराजगी है वो पिछले चुनावों में देखने को मिली थी, ये बहुत ही एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था। अब वो नाराजगी दूर करने के लिए क्या एक पाटीदार चेहरे को ही क्या अब मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी? देखिए, ये हो सकता है क्योंकि पिछले चुनाव की बात 2017 की जब बात हुई थी तब पाटीदार आंदोलन आपने देखा होगा, हार्दिक पटेल के नेतृत्व में लंबे समय तक आंदोलन चला था और उसके असर की बात हुई थी। बावजूद इसके पाटीदार समाज बीजेपी के साथ खड़ा रहा और बीजेपी को, चाहे सूरत में जहां से ये मूवमेंट शुरू हुआ था, सूरत की 17 में से 15 सीटें 16 में से 15 सीटें बीजेपी जीत कर लाई थी और कहा गया था कि पाटीदार समाज ने बीजेपी पर ही भरोसा जताया, क्योंकि पाटीदार समाज का मैंने आपको कहा कि इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज होकर, कांग्रेस ने जिस तरह से जुल्म किया था इस समाज पर, उसके वजह से ये समाज बीजेपी के साथ जुड़ा था और तन मन धन के साथ जुड़ा था। और मैंने कहा कि पाटीदार समाज की खासियत ये है कि इसमें किसान से लेकर आपको बिजनेसमैन सब इस समाज से जुड़े हुए हैं और ये एक कहा जाए तो मजबूत समाज ऐसा है जिसके साथ अगर 5 आदमी इनके परिवार में है तो 15 वोटर इनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इतने लोग इनके साथ इंटैग होते हैं। तो पाटीदार समाज की नाराजगी और कांग्रेस की रणनीति, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हार्दिक पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर गुजरात में ला सकती है। तो ऐसी स्थिति में पाटीदार समाज टूटे नहीं, अगर टूटेगा तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की जीत जो है बिल्कुल एज वाली जीत है। 99 सीट आप जीत कर लाए थे, 90 सीट आपको 91 सीट चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए और ऐसी स्थिति में 99 पर आप आ गए थे और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 80 के आसपास आकर टिकी थी। और वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस इस तरह से तैयारी करके उतरती है और पाटीदारों की नाराजगी और उनको लगता है कि हमको मौका नहीं मिल पा रहा, कि नितिन पटेल का नाम पिछली बार भी चला था, उससे पहले भी चला था, विजय रूपाणी जब सीएम बने और उसका चुनाव फिर सीएम बने तब भी उनका नाम चला। तो इस समाज की नाराजगी को दूर करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी के पास एक प्लान तैयार रहता है। अभी हाल में वहां संगठन में भी बदलाव हुआ है, जो वहां के संगठन मंत्री थे, लंबे समय से वहां के संगठन मंत्री थे, वो बिहार के संगठन मंत्री बनाएगा और बिहार के जो सह संगठन मंत्री बने उनको गुजरात का संगठन मंत्री बनाया गया है। तो पहले से तैयारी होती है 6 महीने पहले से, उस फीडबैक देखकर कि क्या सिस्टम है, क्या नाराजगी है लोगों की और किसको बनाने से एक चीज को लोकल चीजों को साधा जा सकता है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह का मैनेजमेंट होगा, लेकिन एक लोकल लीडर जिसके नाम पर एंटी इनकम्बेंसी है उसको हटाना, विजय रूपाणी के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी, चाहे तो आपको कोरोना के दौर की बात हो, चाहे बाकी कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो क्षमता होती है उसके नाम पर हो, लेकिन नितिन पटेल को चूंकि डिप्टी सीएम रहे और उनकी पहले से मांग रही है, उनको लेकर उनको नाराजगी भी इस बात की रहेगी कि उनको नहीं बनाया गया, पहले हुआ के बीच में छोड़ के भी जा सकते हैं।
तो पटेल समाज को खुश करने के लिए उनको बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी की अपनी एक रणनीति होती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली से ले जाकर, जो संगठन मंत्री थे, न विधायक थे, न सांसद थे, न मंत्री थे, कुछ थे, उनको अचानक ले जाकर 2001 में मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी तरह से बीजेपी की एक रणनीति होती है और उनको लगता है कि उसको साधने के लिए किस नेता को लाया जा सकता है। तो जो 3-4 नाम हम चर्चा हो सकता है, इन 3-4 नाम से इतर भी कोई ऐसा नाम हो सकता है। जी बिल्कुल, कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है और सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा बीजेपी आला कमान। लेकिन विशाल, हम देख रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में, उत्तराखंड में अभी हमने देखा वहां नेतृत्व परिवर्तन किया गया, अगले साल वहां भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में भी ये बड़ा बदलाव, ये उलटफेर, ये नेतृत्व परिवर्तन आखिरकार क्यों जरूरी था बीजेपी के लिए? देखिए मीमांसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर पूरे देश में कहीं कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता, लेकिन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर पिछले कुछ राज्यों के चुनावी नतीजों का हम विश्लेषण करें तो उससे यह पता चलता है कि बीजेपी के लिए बहुत सुखद अनुभव नहीं रहता है। जो राज्यों के चेहरे हैं उनके नाम पर जहां जहां चुनाव लड़ा गया उनका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहा। हरियाणा में सरकार बनती है लेकिन बहुत जोड़ तोड़ के साथ सरकार बन पाती है। मध्य प्रदेश में भी दोबारा पहली बार कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, शिवराज सिंह चौहान को दोबारा जोड़ तोड़ के साथ वहां पर सरकार बनानी पड़ी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने गवा दिया और पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो 4 मुख्यमंत्री भाजपा ने अलग अलग राज्यों में बदले हैं, 2 उत्तराखंड में, 1 कर्नाटक में और 1 अब गुजरात में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था मई जून के महीने में, जो इंटरनल कलह भाजपा में चल रही थी। ऐसी स्थिति में बीजेपी राज्यों के चुनाव में जाने से पहले यह पूरी तरह से तस्दीक कर लेना चाहती है कि किस चेहरे के आधार पर उन्हें आसानी से जीत मिल सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में हम गुजरात में ही थे, जो चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने जीता था, बहुत ही बॉर्डर लाइन पर चुनाव जीता था। 99 विधायक के साथ में बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई थी और पाटीदार फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां माना जाता है। और जो पाटीदारों का फैक्टर था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो वहां मोदी के चेहरे पर ही भाजपा की सरकार गुजरात में बनी थी। जो नाराजगी अलग अलग समुदाय में या अलग अलग लोगों में थी वो मोदी के नाम पर दूर हो जाती थी और इसीलिए बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन राज्यों में कैसे बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रखे, कहां पर कमी रह गई, किन चेहरों में कमी रह गई, किन मुद्दों पर कमी रह गई, एक कवायद जरूर है। क्योंकि अब 2022 के बाद जो अगला सबसे बड़ा लक्ष्य बीजेपी का है वो 2024 के चुनाव है। कोविड की दूसरी लहर के बाद से जिस तरह से विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए राज्यों में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर, और बीजेपी की अंदरूनी कलह जो कई राज्यों में देखने को मिली, उन सब पर बीजेपी पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा कर रही है। 2024 की तो तैयारी हो ही रही है और गुजरात जैसा राज्य, गृह राज्य, जो कि पीएम मोदी जिसकी कमान पहले संभालते रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल स्टेट मानी जाती है उनके लिए। और ऐसे में जो फीडबैक मिला उसके बाद ये असेसमेंट करना और नए चेहरे को वहां पर प्रोजेक्ट करना अगले विधानसभा चुनाव के लिए, ये भी एक तरह से मजबूरी बन चुका था बीजेपी पार्टी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.